हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं BA स्टाफ नर्स की तैयारी। इस चैनल पे आपको एनक्लेक्स बेस्ड, इंटेलेक्चुअल बेस्ड एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि BA एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखे जाते हैं। अपनी प्रिपरेशन फुल ऑन रखिए। देखिए, अगर आपको पेपर की डेट नहीं मिल रही है सो इट्स अ गुड लक। आपके जिसके बेसिक क्लियर नहीं है, टॉपिक क्लियर नहीं है, वो करें, उनके पास टाइम है, अच्छा टाइम मिल रहा है, तो इसको यूटिलाइज करें, ना कि पेपर की वेट करें कि कब होगा कब होगा कब होगा। पेपर हो जाएगा, जस्ट आप अपनी जो तैयारी है और अच्छे से करिए। अगर आपको बाय गॉड ये अच्छा है कि आपको टाइम मिल रहा है। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस के PDF चाहिए मेरे से, MCQs आंसर विद रैशनल, जो कि एनक्लेक्स, इंटेलेक्चुअल और सिनेरियो बेस्ड MCQs आपको मिलेंगे, तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 199 रुपीज़, जो कि बहुत अफोर्डेबल है। और अगर आपको गोल्डन पॉइंटर्स चाहिए, जिसमें हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट 200+ गोल्डन पॉइंटर्स हैं, ओनली इन 99 रुपीज़ में आप वो मेरे से बाय कर सकते हैं। बट अगर आप दोनों चीज़ें साथ में लेते हैं तो आपको 249 में पड़ेंगी। 249 में आपको BFUHS के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें से एक एक दो क्वेश्चंस हर बार BFUHS डालता ही है, उसके जो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं उनके नोट्स में मिलेंगे, जो कि मेरे सेल्फ मेड हैं। 249 में आपको ये सब मिल जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगी, आप मेरे से आके वहाँ पे बाय कर सकते हैं। वहाँ से उनको आप फोटो स्टेट करवा लीजिए, या फिर आप उनको रख लीजिए अपने पास कहीं भी फॉरवर्ड करके, क्योंकि वो आने वाली 600 पोस्ट में भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी 318 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ और प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करा चुकी हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। A nurse is assessing a client with Addison's disease. The nurse should review laboratory reports for which conditions? अगर किसी क्लाइंट को असेस कर रही है जिसको एडिसन्स डिसीज़ है, तो ऐसी कौन सी लेबॉर्ट्री वैल्यू जो वो है रिव्यू करेगी। तो पहले एडिसन्स डिसीज़ क्या होती है, इसमें क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड जो है इनफ हार्मोन्स जो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, कम करता है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ हार्मोन्स। कौन से कॉर्टिसोल एंड समटाइम एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो क्या है, व्हेन द बॉडी इज अंडर स्ट्रेस, फाइट और फ्लाइट के मोड में होती है, तो डेफिशिएंसी आ जाती है कॉर्टिसोल में। कॉर्टिसोल क्या हेल्प करता है, फाइट एंड फ्लाइट में ही हेल्प करता है ना। जो एडिसन्स डिसीज़ में क्या होता है कि ये इनफ हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता। जब हम इस पेशेंट की कोई लेबॉर्ट्री रिपोर्ट चेक कर रहे हैं तो क्या रिव्यू करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है हाइपोकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, डिक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। देखो, जब भी एडिसन्स डिसीज़ होती है तो बॉडी को स्ट्रेस टाइम पे वो हार्मोन प्रॉपर नहीं मिलता, और जब भी तुम देखना, जब भी तुम एनर्जी में होते हो तो तुम्हारा ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा इनटेक हो रहा होता है। इस पेशेंट की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स में जो है हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया, बिकॉज उनका एड्रिनल ग्लैंड जो है इनसफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन रिलीज कर रहा है, दैट वाइज ग्लूकोज और भी ज़्यादा जो है फॉर्म में यूज़ होगा। इस पेशेंट की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स में हमें हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट डिलीवर्ड वजाइनल डिलीवरी 2 hours ago has a 3-degree laceration. There is ice in a place on her perineum. However, her perineum is slightly edematous and the client is complaining of pain rate 6 on a scale of 1 to 10. Which nursing intervention would the most appropriate for this time? तो अभी भी क्लाइंट ने 2 घंटे पहले वजाइनल डिलीवरी की है और उसको 3rd डिग्री लैक्रेशन हो गया है, मतलब उसकी जो वजाइनल के एरिया है उसमें लैक्रेशन हो गया है, और उसका जो आइस पैक रखा हुआ है हमने प्रीनियम एरिया पे, तो उसका जो प्रीनियम एरिया है वो थोड़ा एडेमेटस है, मतलब स्वेल्ड आउट हो चुका है, इन्फ्लेम्ड है, और वो कंप्लेंट कर रही है पेन की। और जब हम पेन स्केल पे देख रहे हैं तो 6 की रेटिंग पे उसकी पेन चल रही है। तो नर्सिंग इंटरवेंशन सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या रहेगी, बिगिन सिट्स बाथ, एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन पर ऑर्डर, रिप्लेस आई पैक टू द प्रीनियम, इनिशिएट एनेस्थेटिक स्प्रे टू द प्रीमियम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम रहेगा, बिकॉज पेन रेट इज़ बहुत ज़्यादा हाई। हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे पेन मेडिकेशन एज पर ऑर्डर, क्योंकि पेन जो है वो उसकी 1 से लेके 10 की डिग्री में 6 पे चले गई है। पेन हमें फटाफट रिलीव करनी पड़ेगी, नहीं तो मदर जो है बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक हो सकती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फिटीग्ड हो सकती है, और
इतनी ज़्यादा पेन, अभी वो वजाइनल डिलीवरी करके पेन से आई है, फिर से पेन, सो हमें क्या करना है यहाँ पे एडमिनिस्टर करनी है एनाल्जेसिक, और कुछ नहीं करना। आइस पैक से भी अगर ठीक नहीं हो रहा तो हमें मेडिसिन दे देनी है। Next है, which of the following would be the most important for the nurse to encourage in a primary sparus client diagnosed with endometritis who is receiving intravenous IV एंटीबायोटिक थेरेपी। सो एक पेशेंट है, उसको एंडोमेट्राइटिस हुआ है, एंडोमेट्रियम की इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्स उसे किस चीज़ के लिए इनकरेज करेगी? प्राइमरी पैरा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है और उसे आईवी चल रहा है एंटीबायोटिक, क्या उसे क्या कहेगी नर्स? इनकरेज करेगी एम्बुलेट टू द बाथरूम फ्रिक्वेंटली, discontinue breastfeeding temporarily, maintain bed rest in Fowler's position, restrict visitor to prevent contamination। So सबसे ज़्यादा इसमें होता है कि जो पेशेंट है उसको लाई डाउन नहीं कराते, बिकॉज उससे क्या पड़ता है कि जो एंडोमेट्रस है, सॉरी एंडोमेट्रियम है जो, उस पर क्या पड़ता है? वेट पड़ता है। सो हम पेशेंट को कहते हैं कि बेड रेस्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा फाउलर पोजीशन पे रहे। इससे क्या होता है कि उसका जो एरिया है, एंडोमेट्रियम वाला जो एरिया है, उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और जो पेशेंट है उसको जो है थोड़ा रिलीफ्ड भी फील होता है। सो सबसे ज़्यादा उसको हम इनकरेज करेंगे, इंपॉर्टेंट है कि वो मेंटेन करे बेड रेस्ट इन अ फाउलर पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। When preparing the room for admission of a multigravida client at 36-week gestation diagnosed with severe preeclampsia, which following should the nurse obtain? तो अगर हम किसी मल्टीग्रेविडा क्लाइंट है, 36 वीक की गेस्टेशन है, स्वीयर एक्लैम्शिया उसका अभी डायग्नोज हुआ है, तो अगर हम उसका रूम प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या चीज़ हम दिमाग में रखेंगे, ऑब्टेन करेंगे? ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन सोल्यूशन, डिस्पर्सिबल टंग ब्लेड, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, पैडिंग ऑफ द साइड रेल। सो देखो सबसे बड़ी बात कि उसको स्वीयर प्रीएक्लैम्शिया है, प्रीएक्लैम्शियाज में क्या आने के चांसेस होते हैं? हमारे सीजर्स। तो अगर उस पेशेंट को सीजर्स आते हैं तो हमें अगर उसका रूम तैयार करना है तो हमें जो उसकी साइड रेल्स हैं उसकी पैडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टी ग्रेविडा वाली मदर है, ठीक है, और 36 वीक्स पे गेस्टेशन है। तो बाकी सब चीज़ें भी ठीक है रखनी है, बट अभी हमें उसे रूम तैयार करना है। सो हम सबसे पहले सीजर्स की कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए साइड रेल्स को पैड आउट करेंगे। नेक्स्ट है, फॉर अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग इंट्रावेनस मैग्नीशियम सल्फेट फॉर severe preeclampsia, which of the following assessment finding would alert the nurse to suspect hypermagnesium? सो एक क्लाइंट है, आपको पता ही है क्लैम्शिया में क्या कौन सी ड्रग चलती है? मैग्नीशियम सल्फेट आईवी देते हैं, ठीक है, 8/12 की रेशियो में लिख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट जो इसे नर्स को अलर्ट करेगी कि अब उसका मैग्नीशियम का लेवल इंक्रीज हो गया है? तो हमारे पास ऑप्शन है डिक्रीज टेंडन रिफ्लक्स, कूल स्किन टेम्परेचर, रैपिड पल्स रेट, टिंगलिंग इन द टोज। तो जब पेशेंट के जो टेंडन रिफ्लक्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे, याद रखना हाइपर मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम का लेवल बॉडी में इंक्रीज होता है तो उसका जो साइन है वो सबसे पहले यही दिखता है, जो उसके डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये लिख लेना, ये एक साइन एंड सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी का क्वेश्चन था। तो अगर इसको पता होती, अगर आपने पढ़ा है टॉक्सिसिटी ऑफ हाइपर मैग्नीशिया, तो फिर आपको ये पता होता है कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं मैग्नीशियम का लेवल इंक्रीज होने पे। Next, while caring for a moderately obese primary gravida client in an active labor at term, the nurse should monitor the client for sign of which of the following? तो जब हम किसी moderately obese primary gravida client की active labor में क्या कर रहा है? केयर। तो एक्टिव लेबर की बात हो रही है, तो नर्स किस चीज़ के लिए मॉनिटर करेगी? कौन से साइन के लिए? हाइपरटोनिक रिफ्लक्स, इंक्रीज यूट्राइन रेस्टिंग टोन, सॉफ्ट टिश्यू डिस्टोशिया, इंक्रीज फियर एंड एंग्जाइटी। सो देखो एक्टिव लेबर में क्या होता है कि अब सर्विक्स जो है वो काफ़ी डायलेट हो चुका होता है, ठीक है, और जो उसकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो भी इंक्रीज हो चुकी होती हैं। सो इसमें हमें देखते, सबसे पहले तो उन्होंने देखा है मॉडरेटली ओबीस। तो ओबीस पेशेंट्स में क्या देखा जाता है? जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उसका डिस्टोशिया हो जाता है। अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ का डिस्टोशिया हो जाएगा तो क्या होगा? उन पे क्या है? कॉन्ट्रैक्शंस फील ही नहीं होंगी, जिससे क्या हो सकती है? प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो सकती है। जो फीटस है वो डिस्ट्रेस हो सकता है, बहुत टाइम के लिए एक ही स्टेट पे स्टेशन रह सकता है वो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ओबीस पेशेंट है तो हम सॉफ्ट टिश्यू डिस्टोशिया देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा? पेशेंट का जो लेबर है वो प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है। तो इस साइन के लिए भी नर्स को मॉनिटर करना पड़ता है।
Next, the nurse is caring for a primary gravida client in an active labor at 42-week gestation. The client has had no analgesic or anesthesia and has been pushing for 2 hours. The nurse can be most helpful to the client by. So एक nurse है primary gravida client की care कर रही है, sorry हेल्प कर रही है उसको. सो 42 वीक्स की गेस्टेशन है उसकी और उसको कोई एनाल्जेसिक और एनेस्थीसिया नहीं दिया है. 2 घंटे हो गए हैं उसको पुश करते हुए. तो नर्स क्या हेल्प करेगी क्लाइंट को? चेंजिंग हर पुशिंग पोजिशन every 15 hours, notifying the healthcare provider for reoccurrent status, continue with the current pushing technique और assessing the client current pain fetal status. So देखो एक और चीज़ आप क्वेश्चन में लिख लेना कि नॉर्मल टाइम जो होता है एक्टिव लेबर का दैट इज़ 2 आवर्स. ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा है 2 आवर्स से तो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज इट मीन्स अब लेबर क्या हो रही है? प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो रही है. ठीक है, ये नॉर्मल टाइम से कब से 2 घंटे से कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा. सो हमें नोटिफाई करना पड़ेगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर को फॉर हर करंट स्टेटस. ठीक है, कि अभी 2 घंटे हो चुके हैं, बिकॉज इतना टाइम ही नॉर्मल होता है. इससे ज़्यादा मतलब अब कोई कॉम्प्लिकेशन राइज हो सकती है, तो इसलिए हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना पड़ेगा. सो ऐसे ही क्वेश्चन आपको उन पीडीएफ्स में देखने को मिलेंगे. आंसर विद रैशनल ओनली फॉर 199 गोल्डन की पॉइंटर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स आपको ओनली 249 में मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. तो बाय करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं. मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगी, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके मेरे से बाय कर सकते हैं और उनको फोटो स्टेट निकलवा के रख सकते हैं और रोज़ पढ़ सकते हैं. सो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करो, टॉपिक क्लियर करो. जब तक आपका पेपर नहीं हो रहा है सो अपने बेसिक्स भी क्लियर कर डालो. ठीक है. So next question है, mother brings her 18-month-old to the clinic because the child eat ash, crayons and paper. Which of the following information about the toddler should the nurse assess first? तो अपने 18 मंथ का बच्चा जो है मदर अपना क्लिनिक में लेके आती है, क्योंकि बच्चा जो है ऐश खा लेता है, क्रेयॉन्स खा लेता है, पेपर खा लेता है. तो इसमें से कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो टॉडलर की नर्स पहले असेस करेगी? एविडेंस ऑफ इरप्शन ऑफ लार्ज टीथ, अमाउंट ऑफ अटेंशन फ्रॉम मदर, एनी चेंज इन द होम इन्वायरमेंट, इनटेक ऑफ सॉफ्ट लो रफेज डाइट. सो बात हो रही है यहाँ पे टॉडलर की. सो टॉडलर्स क्या होते हैं कि नॉर्मल जो टॉडलर्स होते हैं ना, उनको पिका की प्रॉब्लम हो जाती है. आपने सुना होगा पिका के बारे में, जिसमें वो नॉन एडिबल थिंग्स खाते हैं. सो ये क्या करते हैं? कॉप करते हैं विद देयर एंग्जाइटी. ठीक है, अगर बच्चों को, टॉडलर्स को किसी चीज़ की एंग्जाइटी होती है ना, तो वो नॉन एडिबल थिंग्स खानी स्टार्ट कर देते हैं. सो एंग्जाइटी तो उनका होम इन्वायरमेंट से ही पता चलेगा ना कि वो किस चीज़ से एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, किस चीज़ से स्ट्रेस आउट कर रहे हैं. तो नर्स पहले क्या असेस करेगी कि कहीं उसके होम के इन्वायरमेंट में कोई चेंज तो नहीं आया है. ठीक है, एनी चेंज इन द होम इन्वायरमेंट जिसकी वजह से उसे एंग्जाइटी हो रही है, और एंग्जाइटी की वजह से उसे पिका फॉर्म हो गया है, पिका डिसऑर्डर हो गया है, जिसमें वो नॉन एडिबल चीज़ें खा रहा है. अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे एविडेंस ऑफ इरप्शन ऑफ लार्ज टीथ. नो, अब याद रखना कि पिका क्यों होता है? जब किसी टॉडलर को एंग्जाइटी से कोप अप करना होता है. हम करते हैं ना कि अगर हमें कुछ नहीं हो, अडल्ट्स में आपने देखा होगा कि वो नील बाइट करने लग जाते हैं स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में. तो ऐसे ही टॉडलर्स जो है एंग्जाइटी में नॉन एडिबल्स थिंग खानी स्टार्ट कर देते हैं. तो क्योंकि हमें होम इन्वायरमेंट चेक करना पड़ेगा कि कहीं चेंज तो नहीं आया जिसकी वजह से जो टॉडलर है एंग्जाइटी फील कर रहा है. Next, when assessing a 2-year-old child brought by his mother to the clinic for a routine checkup, which of the following should the nurse expect the child to be able to do? तो 2 साल का बच्चा है, असेस करने के लिए मदर लेके आई है रूटीन चेकअप के लिए क्लिनिक पे. तो कौन सी एक्सपेक्टेशंस है इस चाइल्ड से? क्या करेगा वो? राइड करेगा ट्राईसाइकिल, टाई हिज शू लेसेस, किक अ बॉल फॉरवर्ड, यूज ब्लंट सीजर्स. तो क्या चीज़ करेगा वो? तो 2 साल, माइलस्टोन वाला क्वेश्चन है, किक करेगा बॉल फॉरवर्ड. ठीक है, 2 साल का बच्चा ही किक करता है बॉल फॉरवर्ड. ट्राईसाइकिल 3 इयर्स का चाइल्ड करता है, और शू लेस का कितने साल का जो बच्चा है वो करता है 5 इयर्स का. और ब्लंट सीजर भी कौन यूज़ कर पाता है? 5 ईयर का बच्चा. तो माइलस्टोन में दोबारा से कह रही हूँ, याद करना अच्छे से, रट लो उनको कैसे भी करके, बहुत क्वेश्चन आते हैं BFHS में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट डायग्नोज विद बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैज सेल्फ इंक्लाइंड कट ऑन हर आर्म. द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट फॉर रिस्क ऑफ सुसाइड. व्हाट शुड द नर्स आस्क द क्लाइंट फर्स्ट? तो एक क्लाइंट है, डायग्नोज हुआ है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से, और उसने अपनी कट आर्म का सेल्फ इन्फ्लिक्ट किया है, आर्म पे कट किया है. तो नर्स किस चीज़ का रिस्क, जो नर्स असेस कर रही है रिस्क फॉर सुसाइड का, तो नर्स क्या चेक करेगी क्लाइंट का? फर्स्ट, अबाउट मेडिकेशन एंड ही हैज़ टेकन रिसेंटली, इफ शी इज़ टेकिंग एंटी डिप्रेशन, इफ शी हैज़ अ सुसाइड प्लान, और वाई शी कट हर सेल्फ. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि अगर किसी पेशेंट ने सेल्फ इन्फ्लिक्ट उसके अपने आर्म पे कट लगा लिया है तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी क्लाइंट के साथ. सो
दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आज के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, तो इनको अच्छे से करिए। और कल का क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन था दैट इज़ लेथार्जिक, थर्ड क्वेश्चन दैट इज़ एडिसन्स डिसीज़ का ये फॉलोइंग असेसमेंट होती है। सो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको उन PDFs में मिलेंगे, गोल्डन पॉइंटर्स मिलेंगे विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ BFUHS के नोट और विद प्रीवियस ईयर पेपर। तो बाय करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके, वहाँ से आप उनको फोटो स्टेट करवा सकते हैं, कहीं भी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, कहीं भी। सो 249 में इतना अफोर्डेबल, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो अपने बेसिक्स क्लियर करिए, नोट्स लीजिए, पढ़िए, उनको अच्छे से पढ़िए, ईजी लैंग्वेज में लिखे हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ कर लीजिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क, बाय।